बिहार के रोहतास जिला में करगहर गांव है, वहीं जन्म हुआ। जैसे मध्यम वर्ग से हुए, थोड़ा नीचे कैटेगरी होता है, तो उस टाइप का परिवार हमारा है। कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि पिताजी ने क्या किया कि हमें लेके बनारस गए। पिताजी वहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगे, तो 800 रुपया मिलता था उनको। किसी तरीके से हम लोग, एक रूम था बनारस में, उस रूम में हम, हमारे माता पिताजी, 2 लोग, वो लोग और 4 भाई बहन हम लोग, कुल मिला के 6 लोग रहते थे उस रूम में। जब नई नई यूनिनॉर कंपनी आई, दफ्ती का आगे बना हुआ था, पीछे बना हुआ था, दोनों पे, और ऐसे वो पहन के मार्केट में पर्चा बांटना था हर दुकान पे। वो भी किया मैंने। कुछ दिन मैंने डीजे का फ्लोर सेट किया, तो बहुत मेहनत देता था, 100 रुपया मिलता था। अपने हाथ से मैं बहुत सारा पोस्टर अपना मारा हूँ, कई हजार मारा हूँ। अर्ली इम्प्रेशंस आपके ऊपर किसका रहा कि जो संगीत के लिए आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? भैया पवन सिंह जी, वो मुझे बहुत इम्प्रेस करते थे। बनारस आपके लिए काफी लकी है। मेरे अंदर तो सब कुछ बनारस का ही है। अगर मेरे अंदर बनारस नहीं रहता तो मैं किसी ऐसी पार्टी में जाता जहाँ पे मैं बहुत सिक्योर रहता। लेकिन ये मेरे अंदर बनारस ही है कि मैंने संघर्ष का रास्ता चुना है। पूरे देश में भले मोदी जी की सरकार ने अच्छा काम किया हो, बिहार में नहीं किया। बिहार में पिछले 5 वर्ष कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाया जा रहा है। जो भी नेता जातीय होगा, बोलेगा कि मैं इस जाति को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो अपने परिवार के लिए किया है, अपने रिश्तेदारों के लिए। राजनीति को मैं पेशा नहीं समझता, राजनीति मेरा पैशन है। आप अगर अपने क्षेत्र की जनता के बीच में जा रहे हैं, आपके क्या आपके सारी लाल यादव जी के साथ कोई भी फोटो पोस्ट क्यों नहीं करते हैं? बिहार के 3 युवा चेहरे हैं, एक कन्हैया कुमार, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव। तीनों पर आपका क्या विचार है? जहिया से चाल गईली और छोड़ी के हम के, जिंदगी भजिले सुनसान हो जाए चंदा, ले अब खबरिया जाए चंदा, ले अब खबरिया, कैसन बाड़ी मोर जान हो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ राहुल पांडे, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने अपनी आवाज से करोड़ों लोगों तक पहुंच बनाई। भोजपुरी के सुप्रसिद्ध गायक, अभिनेता और वर्तमान में जनसुराज के युवा नेता रितेश पांडे जी। रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हालचाल है? बहुत बढ़िया, आप बताइए। कैसा चल रहा है आपका चुनावी? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। बिहार ने ठान लिया है, बिहार के लोगों ने ठान लिया है कि भाई इस बार बदलाव होगा। लोगों से जुड़ रहे हैं, आनंद आ रहा है। बिल्कुल, लोगों से जुड़ रहे हैं, आदरणीय प्रशांत जी की बातों को उन लोगों तक पहुंचा रहा है। जैसे जो भी डिजिटली ठीक है, जिसके पास मोबाइल है वो दिन रात देख रहा है, और एक आम नागरिक है जो बिहार के बारे में भला सोचता है, वो तो जुड़ गया है जनसुराज से। वो लोग तो ऐसे ही जुड़ रहे हैं। उनको छोड़ के जो किसी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है, वो लोग तो भाई कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेजा काट के देंगे, तो वो कहेंगे कि सर कुछ ना कुछ दिक्कत है, करेजा काट के दे रहा है। तो उन लोगों की बात दूसरी है। लेकिन जो भी बिहार का भला सोचता है, जो बिहार के जो आम लोग हैं, वो जनसुराज से जुड़ चुके हैं। जो मोबाइल यूज करते हैं, जिन तक या फिर जो टीवी देखते हैं, या फिर किसी भी माध्यम से जनसुराज की और आदरणीय प्रशांत जी की बात जिनके कानों तक पहुंची है, वो तो उनसे प्रभावित हो गए हैं। वो उनके कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर बिहार को बदलने के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन जो आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीवी से, मोबाइल से दूर हैं, गाँवों में हैं, तो उन लोगों के घर पे जा जाके उन तक जनसुराज की बातों को पहुंचा रहे हैं, आदरणीय प्रशांत जी के विचारों को पहुंचा रहे हैं, और कह रहे हैं कि इस बदहाली से निकाला जाए बिहार को। जिस प्रकार से आज से 40 साल पहले भी हम सबसे गरीब राज्य थे और आज भी सबसे गरीब राज्य है,
इस प्रकार से आज से 35 से 40 साल पहले भी पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखाई, साक्षरता दर में हम सबसे नीचे थे। आज भी सबसे नीचे है। आज हमारे घर के सवाल, घर के लड़के दिल्ली, बंबई, गुजरात में जाके मजदूरी करने के लिए मजबूर है। बड़ी संख्या में लोग बाहर के राज्यों में जाके वहां अपना हाड़ गलाते हैं, मजदूरी करते हैं, वो भी सम्मान से नहीं कर पाते। उनको एक तिरस्कार के नजरिए से देखा जाता है, उन्हें तिरस्कृत करके बुलाया जाता है, गाली के लहजे में बिहारी शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सब बदहालियों से, इन अपमान से बिहार को निकालना है। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा सीखता है कि बिहार के रोहतास जिले में आपका जन्म हुआ। जी, बिहार के रोहतास जिले में करगहर गांव है, वहीं जन्म हुआ। बिल्कुल ही जब होश में आए, वैसे आँख खोलने के बाद 5-6 साल के बाद होश में आए थे, कुछ समझने बूझने पर लड़का होता है 6 साल, 7 साल, 8 साल के बाद। तो जब होश हुआ तो ऐसे जगह पे थे, ऐसे परिवार में जो जिसे मध्यम वर्ग से भी एक छोटा सा, थोड़ा नीचे कैटेगरी होता है, लोअर मिडिल क्लास। तो उस टाइप का परिवार हमारा है, था, उसमें जन्म हुआ है। पिताजी किसानी करते थे। परिवार में कौन कौन सदस्य थे? हाँ, पिताजी, माताजी, 2 बड़े भाई, 1 बड़ी बहन और मैं सबसे छोटा। तो पिताजी किसानी करते थे, किसानी भी उतना ही जितना खा सके। कभी कभी तो उसमें भी दिक्कत हो जाता था, क्योंकि भाई उसी किसानी में से कुछ अनाज बेच के घर का खर्चा भी चलाना होता था। हम लोग याद है कि प्याज भी खरीदना होता था तो पैसा नहीं लेके जाते थे, वो थोड़ा सा धान लेके जाते थे और किराने के जो दुकान होता था उस दुकान पे वो धान देते थे तो आलू प्याज मिलता था। कुछ भी लेना हो तो पैसा नहीं, धान गेहूं ले जाके दे के और फिर सब सामान लेके आते थे। वैसे परिवार में जन्म हुआ। कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि पिताजी को लगा कि भाई अब यहाँ से गुजारा नहीं होने वाला है। अब कैसे इस खेती में परिवार भी चले, और बिहार का माहौल भी उतना ठीक नहीं था। तो मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब 7 बजे के बाद लोग घर से निकलते नहीं थे बिहार में। हम्म। तो पिताजी ने क्या किया कि हमें लेके बनारस गए, जिसे मैं सबसे छोटा था, मैं पढ़ रहा था, क्लास 7th वगैरह में पढ़ता था। तो हमें लेके गए, पिताजी वहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगे। और तो 800 रुपया मिलता था उनको, बनारस के संत सच्चिदानंद कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते थे। तो उसमें किसी तरीके से चलता था। फिर वही पैसे में से कुछ पैसे बचा के बेचने हैं गांव पे, कि माता जी और 2 बड़े भाई, 1 बड़ी बहन है, उनका भी खर्चा चलना है। कुछ दिनों तक चला, ईश्वर की कृपा हुई, पिताजी को थोड़ा ट्यूशन वगैरह भी मिले, तो पिताजी सबको बुला लिए बनारस। तो फिर किसी तरीके से भाई कितना भी ट्यूशन मिला था, तो 800 रुपया स्कूल में मिलता था, तो मान लीजिए 1000 रुपया ट्यूशन में मिलता होगा, उससे ज्यादा क्या। किसी तरीके से हम लोग, एक रूम था बनारस में, उस रूम में हम, हमारे माता पिताजी, 2 लोग, वो लोग और 4 भाई बहन हम लोग, कुल मिला के 6 लोग रहते थे उस रूम में। 6 लोग, एक ही छोटा सा रूम था, उसी रूम में रहते थे। बहुत दिनों तक ऐसे ही रहे। तो शुरुआती दिनों में जो एक सामान्य परिवार में बहुत, आपने बताया कि बहुत ज़्यादा खेती भी नहीं थी, एक किसान, और जो जाके दूसरे शहर में जाकर, गांव से एक शहर में जाना, तो बहुत तरह के संघर्ष आए। क्या संघर्ष है? बहुत सारे संघर्ष बहुत सारे संघर्ष। मैं खुद से खाना बनाता था, और 6-7 में पढ़ने वाला लड़का, आप समझिए 10-12 साल उम्र रहा होगा। बस मुझे रोटी बनाना नहीं आता था, बाकी सब मैं चावल बिठा देता था, सब्जी बना देता था। तो सब्जी चावल ही, भाई देखिए भाई, बच्चे को क्या और बहुत पकवान बनाने थोड़ी आएगा। सब्जी चावल बना लेते थे, वही खाते थे हम पिताजी।
बर्तन वर्तन सब धोते रहते थे। मुझे बर्तन धोना आज भी याद है। बर्तन में तो गांव से मतलब कंटिन्यू कई सालों तक बर्तन धोए, खाना बनाए। ट्वेल्थ आपने बनारस से किया, हाँ, क्या सब्जेक्ट चूज किया था आपने, किस? मेरा बायोलॉजी था। अच्छा, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी से पढ़ाई करने के बाद से पिताजी चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बन जाए। ना उन लोग का था कि भाई जाके पीएमटी करे कहीं से, भाई जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे कुछ ना कुछ करके पीएमटी भी भेजेंगे। लेकिन हमें था कि भाई मुझे संगीत से कुछ करना है, म्यूजिक मैं गाता था, लोग बहुत तारीफ करते थे। तो मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई मैं म्यूजिक करना चाहता हूँ, कुछ एल्बम वगैरह निकालना चाहता हूँ। लोगों ने मना किया कि भाई इसमें कोई भविष्य नहीं है। और सच में ये तो ईश्वर की कृपा होती है। नहीं, इसमें तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई सफल हो पाए, लाखों में एक लोग होते हो पाते हैं। ईश्वर की कृपा थी। फिर मैंने अपने परिवार को ये इंश्योर किया कि भाई देखिए मैं पढ़ाई छोड़ूंगा नहीं, मैं आगे की पढ़ाई म्यूजिक से ही कर लेता हूँ। तो मैंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीम्यूज के लिए एंट्रेंस दिया कि भाई बैचलर में म्यूजिक से ही कर लूंगा। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं फेल हो गया। एक साल फेल हो गया, मेरा एंट्रेंस एग्जाम निकला नहीं। फिर एक साल मैंने तैयारी किया, फिर एंट्रेंस एग्जाम निकाला, उसको बीम्यूज किया। म्यूजिक में जो अगर मैं पूछूं कि अर्ली इंप्रेशंस क्या रहे और कैसे आपका संगीत की तरफ रुझान? मैं जब क्रिकेट वगैरह खेलने जाता था फील्ड में बैठ के गाता रहता था। लोग जो जो मेरे दोस्त थे सब कहते थे बहुत अच्छा गा रहे हो यार, बहुत अच्छा गा रहे हो। दोस्तों ने ही कहा कि भाई देखो इसमें भी करियर बना सकते हो। तो मैं बीम्यूज जब किया बीच बीच में ही गाना गाने लगा। बनारस थी बात। बनारस में ही बीच बीच में स्टूडियोज में जाता था पैसे, क्योंकि बिना पैसे के देखिए कुछ नहीं होता है। और मैं अपने परिवार की स्थिति आपको बता ही दिया कैसी थी। तो पैसा तो चाहिए था। किसी तरीके से परिवार से कहा मैंने कि भाई हमें पैसे कुछ चाहिए एल्बम निकालने के लिए। तो एक बार तो किसी से किसी ने मदद किया मुझे, वो असफल रहा, वो पैसा खत्म हो गया। दूसरी बार कुछ ऐसा करके पैसा, जैसे मेरी बहन की भी शादी थी और पैसे की जरूरत थी, तो ऐसा कुछ पैसा कहीं से ऐसे आया जो मैं नहीं बताऊंगा आपको। इस तरीके से वो पैसा आया और उसी में से थोड़ा मुझे भी, बहन की शादी हुई तो उस जो पैसा था थोड़ा बहुत मुझे मिला कि भाई जाओ एल्बम निकालो। तो वो भी वेस्ट हो गया, मतलब वो भी फ्लॉप हो गया। तो अब मैं क्या करता, अब किस मुंह से मैं पैसे मांगता घर से। और मैं देख रहा था घर की स्थिति, मैं फिर घर से पैसे मांगना बंद कर दिया। मैं बोला नहीं, स्थिति ठीक नहीं है, मैं ऊपर से और स्थिति खराब करूंगा। तो मैं स्टूडियोज में ही रहने लगा, वहीं खाता था, किसी तरीके से खा के सो जाता था। और मैं काम करने लगा, जो भी मुझे थोड़ा बहुत काम मिलने लगा। जैसे एक दिन क्या फोटो खींचने का काम मिल गया कैमरे से, तो वो कर लिया। जैसे कभी कभी समोसे खाने के भी पैसे नहीं होते थे, तो कम से कम वो तो हो, पेट में कुछ जाता रहे, इसलिए ऐसे 100 सवा 100 रुपए मिलते थे एक दिन की, कहीं 100 कहीं सवा 100। तो वैसे काम कभी मैंने, जब नई नई यूनिनॉर कंपनी आई थी, तो कैसे दफ्ती का आगे बना हुआ था पीछे बना हुआ था, दोनों पे यूनिनॉर लिखा हुआ था आगे पीछे। और ऐसे वो पहन के मार्केट में पर्चा बांटना था हर दुकान पे। वो भी किया मैंने कुछ दिन। कुछ दिन उससे पैसे मतलब खर्चा वर्चा चला। कुछ दिन मैंने डीजे का फ्लोर सेट किया, जिससे नहीं, डीजे जो डीजे वाला मालिक होता है उसके यहाँ से वो फ्लोर उठा के गाड़ी पे ला दिए, फिर जहाँ पे फ्लोर सेट करना है वहां जाके फ्लोर सेट करिए, फिर गाड़ी पे ला दिए, फिर लाके इसके यहाँ उतारी। तो 100 100 रुपये, बहुत मेहनत का काम था, 100 रुपया मिलता। अर्ली इम्प्रेशंस आपके ऊपर किसका रहा कि जो संगीत के लिए आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता था? गायन के लिए मैं बड़े भाई भैया पवन सिंह जी, वो मुझे बहुत इम्प्रेस करते थे। मैं उनके गाने सुनता था, वैसे तो गाने सबके सुनता था, भरत शर्मा जी,
मनोज तिवारी जी, लेकिन सबसे ज्यादा मैं पवन सिंह जी को, बड़े भैया पवन सिंह जी को सुनता अब हमें बताएं रितेश जी की ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म हुआ, बात ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। परिवार में तो ये भी सवाल आया होगा ना कि खलनवा का लड़का तो नाचने गाने लगा है, तो पिताजी के पास एक ही प्रश्न आता हो, इसको भी टैकल कर क्या होगा, ये प्रश्न तो आया। हाँ बिल्कुल, ये सब तो और ये सब चीजें हैं, मैं ज्यादा माइंड नहीं करता, क्योंकि इन सब चीजों को जो माइंड करेगा वो, सोसाइटी की रियलिटी है। हाँ, लेकिन जिसको आगे बढ़ना है इन सब चीजों को नजरअंदाज करना चाहिए। हमने थोड़ा सा अभी मेरे कान में छेद होगा, मैंने बाली वाली भी पहना था, तो कुछ लोग थे कि अरे कान छेदवा के घूमत अड़ान, जो कि हमारे सनातन में एक संस्कार है, कर्ण छेदन संस्कार। लेकिन लोगों ने एक ऐसा बना दिया है कि नहीं भाई, नहीं छेद नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे अपमानजनक शब्दों को मैंने झेला है, वो तो आज भी झेल रहे हैं। ऐसा नहीं है, जीवन ही पूरा संघर्ष है। शुरुआत में जब आपने अपनी घर पर इस बात को शेयर किया होगा, साझा किया होगा कि भाई मैं संगीत में मेरी रुचि है, मैं गायन में जाना चाहता हूँ और सिंगिंग करना चाहता हूँ, तो परिवार का किस तरह का सपोर्ट था या विरोधाभास था ये समय? देखिए भाई, कोई भी परिवार अपने बच्चे को, ऐसा थोड़ी ना कि परिवार दुश्मन होता है, माँ बाप तो अपने बच्चे का भला ही चाहते हैं। तो माँ बाप और सभी लोगों ने मेरा विरोध किया कि भाई, सबको लगता था कि ये तो भाई इसका जीवन खराब हो जाएगा, इनसिक्योर हो जाएगा, गायकी में जाएगा, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाई इसमें, भाई आप देखिए, अगर 100 लड़के डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे तो 100 कहीं ना कहीं तो एडजस्ट तो हो जाएंगे। लेकिन अगर सिंगिंग की पढ़ाई 100 लड़के करेंगे तो इसमें कोई ठीक नहीं है कि वो 100 उसमें से एक भी होगा कि नहीं, ये डिफरेंस है। तो उसके लिए लोग घबराए थे कि भाई ये कैसा डिसीजन ले रहा है, ये कैसा। लेकिन हमने समझाया कि भाई नहीं, हम देखिए पढ़ाई नहीं छोड़ रहे हैं, हम बीम्यूज करेंगे। अगर मैं गायकी में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा तो बीम्यूज कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा लूंगा, किसी म्यूजिक टीचर बन जाऊंगा। तो इस फिर मान गए लोग। शुरुआती दिनों में आप किस तरह के स्टेज शो या किस तरीके से आप आगे? मैं जो स्टूडियो में रहता था, गांधी स्टूडियो था बनारस में, वहां पे भी मुझे जाने में कई साल लग गए। आज तो स्टूडियो में लोग तुरंत चले जाते हैं, स्टूडियोज बहुत हो चुके हैं, लेकिन पहले स्टूडियो पहुंचने में भी बहुत संघर्ष और स्ट्रगल करना पड़ता था। तो कई 1.5-2 साल में वहां पहुंचने में लग गए। एक सुधीर संगम जी थे मित्र, उनके माध्यम से तो स्टूडियो पे ही रहने लगा वहाँ। संतोष सिंह गांधी जी बड़े भैया थे, वो बहुत प्यार देते थे। आ, वो रखते थे, वहीं पे हम रहते थे, खाना पीना वहीं खा लेते थे, वहीं सो जाते थे। राजा भट्टाचार्य जी एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने भी बहुत प्यार दिया। वो भी वही उनके साथ रहते थे, उनकी सेवा हुआ करते थे हम। तो मैं उन्हीं से सीखा थोड़ा बहुत, उन्हीं को देख देख के, क्योंकि वो साउंड इंजीनियर थे, रिकॉर्डिस्ट थे। तो जब भाई एक समय पे मैं, कई साल बीत गए स्ट्रगल करते करते, तो जब ये लग रहा था कि भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा नहीं हो पाएगा कुछ, तो मैं क्या करूंगा। तो मैं सोचा कि साउंड इंजीनियर ही बन जाऊंगा, इनको देख देख के कुछ सीख लूंगा। उस लिए मैं सीख रहा था। लेकिन फिर हुआ ये कि एक आशीष वर्मा जी थे, वो कुछ दिन के लिए गांधी स्टूडियो में आए थे। राजा भट्टाचार्य जी कहीं गए थे, तो बीच में वो भी म्यूजिक डायरेक्टर थे आशीष वर्मा जी। तो मुझे एक गाना मिला, ऐसे ही मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, वो गाना मिला। फिर मैं वहां पे, गांधी स्टूडियो में कोई नहीं था, लेकिन आशीष वर्मा जी अपना एक बनारस में ही दूसरा स्टूडियो डाले थे नया नया। आशीष वर्मा जी के पास मैं गया, बोला कि भैया ये गाना, इस पे कुछ भोजपुरी टाइप का हम लोग बना लेते हैं। तो एक देवी गीत हम लोग बनाए, मैं लप लप करे कमरिया करके एक गाना हम लोग बनाए, ऐसे ही मजाक मजाक में। और उसको, शीशे का था दिल मेरा नहीं था जो, पहले ये
क्लेम वाला कॉपीराइट वाला सिस्टम नहीं था उस समय। ये सिस्टम ही नहीं था कॉपीराइट का, तो उसी धुन पे हम लोगों ने बनाया एक गाना। 2010-12 हो रही। मे बी मुझे तारीख उतना याद नहीं, मैथ्स में थोड़ा कमजोर है। तो क्या बोल रहे थे हम? कमरिया। हाँ, वो मैंने गाना हम लोगों ने बनाया एक। वो गाना एक दिन, जैसे मैं तो अपना विद्यापीठ से भी म्यूजिक भी करता था, तो मैं भले स्टूडियो में रहता था लेकिन क्लास भी जाता था कभी कभी, मुझे जितना हो सकता था मेरे से, क्योंकि भाई उसी में संघर्ष भी करना है, उसी में क्लास भी करना है। और रोज तो नहीं हो पाता था, लेकिन मैं कोशिश करता था कि क्लास जाऊं। मैम हमारी संगीता घोष जी बहुत अच्छा सिखाती थी, तो मैं क्लास गया हुआ था तब तक से। जिस स्टूडियो में ये गाना बना था, उस वो स्टूडियो में आशीष वर्मा जी बजा के उस गाने को सुन रहे थे, तब तक से एक आदमी आए अखिलेश शर्मा जी नाम के। उन्होंने कहा यार ये लड़का अच्छा गा रहा है, इससे हमें कराना है। तो बसंत बहार कंपनी के नाम से एक हमारा एल्बम कराए वो लोग। उसमें पहला गाना था, देवी गीत था वो, कि रच रच के हम बनौनी माटी के हो मूर्तिया माई आ जाई तू आके समा जाई। माता जी का गाना था ये गाना। थोड़ा बहुत सुख बुकाया, जैसे उस क्षेत्र में थोड़ा बहुत बजा नवरात्रि में। हम्म जब बजा तो फिर नए नवरात्रि बीत गया, तो फिर एक नए एल्बम की हम लोग तैयारी किए। उस एल्बम में अब वो जो कंपनी से हुआ था, ये मतलब जिस कंपनी ने मेरा वो कराया था, गाना देवी गीत वाला एल्बम, तो उनके जो दो तीन चार लोग थे उसमें कुछ अनबन हो गई, जिसकी वजह से वो एल्बम बहुत फंस गया। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो। बहुत ज्यादा फंस गया, फिर उसको वेब कंपनी में दिया गया, वो हिट हो गया। वो कौन सा फेज था जब आप खुद मोटरसाइकिल पे बैठकर और कई जगहों पे बिहारी यूपी के दुकानों पे। हाँ तो सुनिए, तो ये जब गाने आए हमारे, तो उस समय कैसेट बंद हो रहा था, जैसे डीवीडी का जमाना जा रहा था, चिप का जमाना आ रहा था, जो एसएसडी कार्ड फोन्स में लगते। तो हर बाजार में डाउनलोडिंग सेंटर होता था। मैं अपना गाना पेन ड्राइव में लिया, बोला खुद से मेहनत करे, और मोटरसाइकिल का किसी तरीके से व्यवस्था हुआ, और हम लोग पूरा बिहार घूम गए मोटरसाइकिल से। मैजिक भी व्यवस्था करके मैजिक पर साउंड वाउंड बनवा दिए, एकदम बजने लगा। अब थोड़ा सा एक आध गाना बज गया था तो प्रोग्राम वोग्राम मिलने लगा था, तो 10-20 हजार मिल जाता था। तो उस पैसे से यही काम करते थे, प्रचार प्रसार करते थे, पोस्टर बनवाते थे। अपने हाथ से मैं बहुत सारा पोस्टर अपना मारा हूँ, कई हजार मारा हूँ। रात में हम लोग निकलते थे, हमारे टीम, हमारे वो लोग आज भी हमारे साथ हैं, हमारा छोटा भाई है छोटा, और लोग हैं गांव पे भी। तो हमारा काम होता था, हम लोग जैसे जिस जिस पोस्टर में लेई लगा होता है पहले से, वो महंगा होता है, हम लोग बिना लेई का छपवाए भाई सस्ते के लिए, और लेई खुद बनाते थे। या फिर जिस एरिया में जाते थे उस एरिया में रिश्तेदारी होती थी, तो वहाँ बोल देते थे कि लेई बना दीजिए। तो लेई हम आटा में गर्म पानी में आटा मिला मिला के रख लेते थे बाल्टी भर के। अब हमारा काम होता था पीछे बैठ के मैजिक में, बस हम ब्रश से लेई लगाते थे और सारे भाई हमारे ले जाके चिपकाते थे उसको। हाँ, तो ऐसा तो बहुत काम किया है। तो ये कौन सा गाना था जिसको आप मैजिक में और पेन ड्राइव में ले जाकर आप सब। हमारा लप लप करे कमरिया बताया, तो फिर उसी एल्बम में हमने डाला था। एक उसमें करुआ तेल नाम का गाना था, फिर जाए चंदा, इन सभी गानों के लिए हम लोगों ने किया। एक भोले बाबा का गाना था, जटा में गंगा माई, उसके लिए भी हम लोगों ने किया। मतलब उस फेज में जितने भी गाने आए हम लोगों ने प्रचार किया उसका, ये क्योंकि और कोई साधन नहीं था, और किसी से संपर्क नहीं था, तो खुद से करते थे जितना हो सके। पहला वो कौन सा ऐसा मौका था जब आपको लगा कि रितेश पांडे को लोग जाने लगे, ये अब गाना, ये अब कुछ याद। जाए चंदा के बाद लोग जानने लगे। जाए चंदा जो गाना था, उसके बाद लोग जानने लगे थे। उसी के बाद मुंबई भी हमें बुलाया गया था। रितेश ठाकुर जी ने फोन किया, एक संजय यादव करके मेरा भाई लड़का है मेरा, समझ जाइए, हमें मुंबई बुलाने वाला संजय यादव नाम का ही लड़का है।
हाँ, बनारस से वो मेरा छोटा भाई है, आज आज खेसारी जी के साथ रहता है, लेकिन वो मेरे दिल के करीब उस समय भी जितना था उससे ज्यादा करीब आज है। ये इससे यही प्रतीत होता है कि साथ रहने से कुछ नहीं होता, लेकिन वो दिल में जगह होनी चाहिए वो। जिक्र कर रहे हैं आप जिस बात। हाँ, वो मेरा भाई, उसी के उसने बहुत प्रेशर किया, जो प्रोड्यूसर थे रितेश ठाकुर जी और जो म्यूजिक डायरेक्टर छोटे बाबा, वो उन लोगों को तो हमें फोन किए ये लोग, तो पहला फिल्म करने गए हम, बलमा बिहार वाला 2। रितेश ठाकुर जी म्यूजिक प्रोड्यूसर थे, विष्णु शंकर बेलू डायरेक्टर थे और छोटे बाबा म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो ये टीम के साथ मैंने किया, उसमें मेरा थर्ड लीड था, तीसरे नंबर का मैं हीरो था उस फिल्म में वहां से। मगर ठीक है भाई, हम किसी भी काम को, जो लड़का डीजे का फ्लोर बैठा चुका है, यूनिनार दोनों तरफ लटका के घूम चुका है, उसको क्या मतलब थर्ड लीड से? कोई काम छोटा नहीं है। थर्ड लीड मिला, किया, धीरे धीरे तुरंत उसके अगले फिल्म से मेन लीड मिलने लगा। तो बस। तो जा ये चंदा जो ये सॉन्ग है, ये आपको बनारस में रहते हुए मिला और बनारस में रिकॉर्डिंग हुई इसकी हाँ, थोड़ा सा इसके बारे जाए चंदा का गाना आशीष वर्मा जी ने बनाया है। जिनको नहीं पता उनको, उसके बाद जब हम लोग गए, उसके बाद बहुत सारे गाने हम लोग की ट्यूनिंग ऐसी बनी, आशीष वर्मा जी की और हमारी, कि बहुत सारे गाने उन्होंने हिट दिए। ऐसे ही गाना था, और वो पूरा दर्द दिल के एल्बम का नाम था। जैसे कि भले कैसेट चला गया, कैसेट का जमाना उस समय था, अम, तो 7 गाने एक साथ आते थे, तो 7 गाने उसमें थे, सारे के सारे सैड सॉन्ग। और ये 6वें नंबर पे गाना था जाए चंदा। मतलब जिस हिसाब से नंबरी की वाइज से भाई, हम लोग को पहले नंबर पे कोई और गाना अच्छा लग रहा था, लेकिन पब्लिक को, जनता जनार्दन को क्या अच्छा लग जाए कि कोई नहीं जाता। रिकॉर्ड करते वक्त कुछ ऐसी वाइब्स आई थी कि यार इस गाने नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कोई वाइब्स वाइब्स कुछ नहीं होता है, जो होने वाला होता है वही होता क्या आपको लगता है क्या कारण रहा कि जो लोगों ने इतना ज्यादा इस गाने को पसंद? है। मुझे नहीं लगता, मुझे अपने सारे गानों में कमी नजर आती है। मुझे लगता है कि यार यहाँ पे ऐसे हो जाता तो और अच्छा लगता। बस मैं अपना काम करता हूँ, बहुत ज्यादा उसके जब बारे में सोचता नहीं हूँ। मैं बहुत ज्यादा भविष्य की योजनाएं भी नहीं बनाता। मैं चाहता हूँ अपना मेरा दिमाग फ्री रहे, मैं बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहता हूँ। भले अपने आप जो चीजें सोचनी पड़ती हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहता। बस जो काम आया उसको ईमानदारी से करना चाहता हूँ, और कुछ। तो जाए चंदा के बाद से मुझे लगता है कि जो एकदम स्टारडम वाली जो छवि होती है रितेश पांडे की, वो छवि आपकी उभर कर आ गई थी। कह सकते हैं। अच्छा, तो ये जो 10-20 हजार का जो शुरुआती कि आपने बताया कि स्टेज शो और ये करता था, उसकी रेट पे अब तो हाँ, तो लाख 2 लाख 3 लाख तो पहुंच गया। उस समय पहुंच गया था, तो 10,000 20,000 लाख 2 लाख में पहुंच गया था। फिर ये आप आते हैं जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि आपका यूट्यूब पे भोजपुरी का जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि सुपर हिट जो सॉन्ग है। और हमने जब लोग देख रहे थे तो पता चला कि यूट्यूब पे इंडिया का 29वां नंबर भोजपुरी का वो, मतलब वो 29वां रैंकिंग है उस सॉन्ग का। कौन से गाने का? हेलो कॉन्ट्रा अच्छा, 29वां वेरी रैंकिंग है नाइस। पूरे। जब वो गाना आया था तो सेकंड नंबर पे था पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, अभी यूट्यूब ने उसको 29वां रैंक दिया। अच्छा, वाह। इस गाने की मिलने की प्रक्रिया क्या थी, इसकी बनने की? जी भी वही आशीष वर्मा जी ने इसको लिखा भी है और म्यूजिक भी बनाया है। उन्होंने बोला कि भाई एक गाना बनाया किया जाए, रैप टाइप का, यू टिकटॉक का जमाना था, तो उसी समय रैप रैप टाइप का किया गया, लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। ये रिकॉर्डिंग वही आशीष वर्मा जी हाँ, बनारस में ही हुआ। बनारस। तो बनारस आपके लिए काफी लकी है, मतलब बनारस मेरे अंदर तो सब कुछ बनारस का ही है। अगर मेरे अंदर बनारस नहीं रहता तो मैं किसी ऐसी पार्टी में जाता जहाँ पे मैं बहुत सिक्योर रहता, जहाँ पे मुझे कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये मेरे अंदर बनारस ही है कि मैंने संघर्ष का रास्ता चुना है, मैंने सही रास्ता चुना है। ये सिर्फ और सिर्फ बनारस की वजह से। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग 2-2 घंटे जाके मणिकर्णिका घाट पे बैठते थे,
चारों तरफ देखते थे लाशें जल रही हैं। यही उसको देखने के बाद लगता था कि भाई यहीं आना है एक ना एक दिन, सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो मैं वैसा आदमी बन गया कि मुझे बहुत ज्यादा फिर पैसा इकट्ठा करके, बहुत ज्यादा घर मकान बना के, प्रॉपर्टी बना के नहीं मरना है। हमको कुछ करके मरना है और अच्छा करके मरना है। इसलिए मैंने संघर्ष का रास्ता चुना और जनसुराज का रास्ता चुना। ये मेरे अंदर बनारस की वजह से ही है। आपका ये जो राजनीति में जो आने का जो फैसला है, आपको नहीं लगता नहीं काफी अर्ली है, जल्दी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सही समय पे लिया मैंने। अब जब बुढ़ा हो जाऊंगा तब मेरे अंदर काम करने की क्षमता और वो जज्बा ही नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगा? क्यों अर्ली में? बहुत लोग बोलते हैं कि अर्ली कर लिए। क्यों कर लिए अर्ली? ऐसा नहीं है। जब जब तक मेरे बाजू में ताकत रहेगा भाई। अब मैं बुढ़ा जाऊंगा, ऐसे ऐसे चलूंगा तो मैं क्या भला कर पाऊंगा समाज का? अब भाई दिमाग से कर सकता हूँ, लेकिन अब जब शारीरिक और मानसिक स्थिति अच्छी रहे, स्वस्थ रहे, तब ना आदमी अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने समाज के लिए करेगा। जुनून होना चाहिए। देखिए भाई, किसी भी काम में जुनून होना चाहिए। बिना जुनून के नहीं होता है। राजनीति को मैं पेशा नहीं समझता। राजनीति मेरा पैशन है। मैं करना चाहता हूँ, लोगों के लिए कार्य करना चाहता हूँ, इसलिए पॉलिटिक्स में। और अर्ली वाली बात जो रही, मैं एक बात कहता हूँ कि सही काम के लिए कोई समय खराब नहीं होता और खराब काम के लिए कोई समय सही नहीं होता है। अगर सही फैसला आप सही समय पे लेंगे तो ही सही होगा। सही फैसला गलत समय पे लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। मुझे लगा कि यही सही समय है, मैं करूंगा, कर रहा हूँ। कई लोगों ने यह कहा कि रितेश पांडे का जो करियर है वो भोजपुरी में अभी बहुत ज्यादा अब नहीं चलता था, इसलिए वो राजनीति में आया। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे तो गाने वैसे ही चल रहे हैं। हमारे गानों के रेट्स वैसे ही हैं। आज भी मैं अब रेट में आपको नहीं बता सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। लेकिन कहने वाले को क्या कह सकते हैं? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ बात था। मैं तो एक सेवा के लिए आया। अब कहने वालों को हो सकता है ऐसा लग रहा होगा। मैं तो फिर शुरू में ही कहा कि भाई कोई आदमी बैठा है, किसी को दिक्कत होता है तो उससे उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। और मैं वो बात का बुरा भी नहीं मान रहा। मैं तो उस परिवार से, उस परंपरा से हूं कि लोग बोलते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा है। तो मुझे मेरी आलोचना जो लोग करते हैं उससे मैं कुछ सीखता ही हूँ। और जो बेकार का आलोचना करते हैं, जो लोग को बस काम ही आलोचना करना, तो उनको इग्नोर कर देता हूँ। फिर जाए चंदा वाला ये जो आपका जो शौक है उसको थोड़ा सा हमारे को बुला। देखिए, असल में हम कई सभाएं रोज कर रहे हैं, कई इंटरव्यू रोज है, तो गला थोड़ा लगा है, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन यही गाना बस गवाइएगा, उसके बाद बता सकेगा। ये हमारे एक इंडिया के जर्नलिस्ट खास ये कहा किया हाँ कि जगिया से चल गईली अरे छोड़ी के हम के, जगिया से चहाल गईली अरे छोड़ी के हम के, जिंदगी भजिले सुनसान हो जाए चंदा ले अब खबरिया, जाए चंदा ले अब खबरिया, कैसन बारी मोर जान हो ए चंदा, कैसन बारी मोर जान हो। गला थोड़ा लगा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा गाया। मैं ये जानना चाहता हूँ जिस तन्मयता से आपने इस गाने को गाया हो और आज भी हम भी इस गाने को सुनते हैं, इसके पीछे गाते हुए आपके बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा? कुछ नहीं चल रहा था। कोई फीलिंग्स, कुछ नहीं। कोई एक ऐसी यात्रा, ये नहीं या कोई ऐसी कुछ ऐसा चल रहा था क्या? तो ये निकला ऐसे कैसे? ऐसे बस मुझे लगता है कि मैं अपना 100% दूं, मैं अपना 100% दूं, बस वैसे निकल गया।
अपना काम ईमानदारी से करिए और कुछ निकलने निकलने की जरूरत नहीं होती। और बस अपने अपने काम के लिए बस एक भाई एक को मैं चाहता हूँ जो काम करता हूँ ना, मुझे इतना भी कसर ना रहे, इतना भी। मुंबई का सफर कैसा रहा? मुंबई में खुद आप फिट पाते हैं और कैसा रहता है? मुंबई में जब गए मैं बताया तो कि संजय यादव भाई हमारा, वो हम लोग गए, फिर गए तो डांस वांस मुझे उतना जमता तो नहीं था, लेकिन जाके कुछ दिन सीखे, फाइट भी सीखे, अरे बिहारी भी सुने। अच्छा, मुंबई में। हाँ, तो जो है दृष्टि का सामना भी किए। ए भाई ये इस टाइप का वाक्य हुआ, लेकिन ठीक था, मुंबई ने बहुत कुछ दिया है इसमें। तो पहले फिल्म कौन सी थी जिसको लोगों ने मुंबई से तोहरे में बसेला परान करके हम फिल्म किए थे, ये मेरी सोलो फिल्म थी। मुंबई से हम लोग, सारी टीम मुंबई से ही आई थी, मुजफ्फरपुर में शूटिंग किए थे, चकिया में। वो फिल्म को, गानों को, फिल्म को लोगों ने बहुत सराहा, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां भी थी, लेकिन लोगों ने सराहा। उसके बाद फिर फिल्में आने लगी बहुत सारी। नितेश जी, भोजपुरी फिल्मों की, भोजपुरी गानों की जब भी बात आती है तो एक विमर्श रहता है कि भोजपुरी के जो गायक हैं वो औरतों को एक ऑब्जेक्ट की तरह शोकेस करते हैं। अच्छा, इसको लेकर आकर क्या? नहीं नहीं, अब देखिए इसमें सबको लपेटना उचित नहीं है। हमारे भोजपुरी में बहुत सुंदर सुंदर गाने आते हैं, छठ के गाने आते हैं, देवी मैया के भजन आते हैं, भोले बाबा के भजन आते हैं, सामाजिक गाने आते हैं। हमारे भोजपुरी में भैया हमारा राम जी सना गाना आता है, हमारे भोजपुरी में गरीबी गाना आता है, हमारे भोजपुरी में पूर्वी बैरिया आता है, हमारे भोजपुरी के ही ये सब गाना। लेकिन जब कुछ कंटेंट्स की वजह से लोग सबको लपेटते हैं, ठीक नहीं लगता है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं बार बार सबको ये बात बोलता हूँ कि आपके शरीर में बहुत सारे अंग हैं, लेकिन आपकी पहचान किससे होती है? आपके चेहरे से, जिसको हम लोग भोजपुरी में मुंह बोलते हैं, आपके चेहरे से। तो भोजपुरी का चेहरा, भोजपुरी के अच्छे गाने हैं। प्लीज, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज भोजपुरी की पहचान उनके चेहरे से, उनके अच्छे गानों से कीजिए। ये कहा जाता है बार बार कि भोजपुरी के जो गायक होते हैं वो नाई, ढूंढी, अस्तन इसी की बात करते हैं। ये सुनकर कैसे आप इसको देखते हैं? कहा कौन कह रहा है? ये तो आप कह रहे हैं, ये तो आप कह रहे हैं। सिर्फ इसी की बात नहीं होती ना, मैं वही बात कह रहा हूँ। सिर्फ सिर्फ ऐसा ही गाना आता है, आपको पता है? मैं आपको 500 गाने सुन दिखा दूं निकाल के। उसके सामने पहले भिखारी ठाकुर पूरा सब। भिखारी ठाकुर जी तो बहुत पहले के हैं, मैं आज के बोल रहा हूँ। 500 ऐसे गाने दिखा दूं जिसमें चोली नाभि ढोड़ी नहीं है, लेकिन विडंबना यह है कि वो गाने आप तक पहुंचे नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भोजपुरी का पहचान भोजपुरी के चेहरे, भोजपुरी के अच्छे गानों से कीजिए। भोजपुरी का जो मंच है, आपको ऐसा लगता है कि जो भोजपुरी के आजकल के जो मंच है वो अपने सह कलाकारों को लेकर, जो को आर्टिस्ट होते हैं उनको लेकर सहज फील नहीं करा पाता है? तमाम तरह के आजकल विवाद देखते हैं कि मंच पे तमाम तरह की ऐसी चीजें होती हैं जिसको नहीं होनी चाहिए। ये तो यूट्यूब लाइमलाइट को, वो आपसी कोऑर्डिनेशन की बात है। कोई कहीं शिकायत तो करता नहीं है किसी की। आप आप हमारे मंच पे कभी ऐसा नहीं देखे होंगे, आप हमारा मंच देखे ही नहीं होंगे। मेरी बात सुनिए, हाँ सुनिए, आप हमारा मंच देखे ही नहीं होंगे यूट्यूब पे चाहे फेसबुक पे, क्योंकि हमारे मंच पे वैसा कुछ होता नहीं है। तो हो सकता है कि लोग देखें इसलिए भी वैसा किया जाता हो, मे भी हो सकता है, मतलब लाइमलाइट में आने की इस तरह मे भी, मैं हो ऐसा हो सकता है, ऐसा है ये नहीं मैं कह रहा हूँ, हो सकता है। क्योंकि भाई दूसरा जिस जो जो आप कह रहे हैं, तो कोई किसी के खिलाफ कोई शिकायत थोड़ी दर्ज करा है आज तक, मुझे तो नहीं दिखा। भाई किसी को आपत्ति होती तो वो तो कराता है। आपका आपका एक सॉन्ग है, कोई जान मारे लहंगा लखनऊआ करके कोई गाना है, हाँ, एक आपका गाना है। हाँ। इसको लेकर क्या कुछ विवाद है क्या खेसारी जी को लेकर? और आपका विवाद था, है नहीं? क्या विवाद था? ठीक है, विवादों के बारे में बात नहीं किया जाए तो अच्छा है। अच्छी बात। हाँ, बातें तो एग्जिस्ट करती हैं, सही बात। हाँ, विवाद गाने को लेके था,
किसी और कंपनी के लिए गाना बन रहा था, फिर कुछ ऐसा मैटर हुआ तो वो गाना नहीं गया, फिर वो कंपनी ने गवा दिया। मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उसी के बीच में सारी बातें हुई, लेकिन बाद में जाके सब सेटल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जैसे ही हम लोगों ने ये जानकारी डाली कि हम रितेश जी के साथ इंटरव्यू ऐसे कर रहे हैं, तो एक दर्शक ने पूछा कि सोशल मीडिया पर सवाल किया कि आप रितेश पांडे जी के सोशल मीडिया पर सभी लोगों के साथ फोटो हैं, लेकिन आप खेसारी लाल यादव जी के साथ कोई भी फोटो पोस्ट क्यों नहीं करते हैं? क्या दुश्मनी? नहीं, गलत बात है, उन्होंने फिर देखा नहीं है। अभी खेसारी लाल यादव जी का बर्थडे गुजरा है, मैंने पोस्ट किया था। मैं तो जाके मैं शाम को कहीं और निकलने वाला था, तो मैं सोचा यार शाम को जा नहीं पाऊंगा, तो मैं सुबह ही चला गया केक वेक लेके, वहीं पे केक हम लोग काटे। तो पवन सिंह जी को आप काफी अपना एडमायर? वो दूसरी बात है भाई, मैंने उनको देख के सुन के गायकी सुनी सीखी है, वो मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं, वो दूसरी बात है। तो पवन सिंह अगर ऐसे देखा जाए कि किसको अपना छोटा भाई माने, अगर आपको और कल्लू के बीच में देखा जाए? सबको मानते हैं, वो सबको प्यार करते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि मैं उनको मानूं तो वो मुझे माने, ये जबरदस्ती हो जाएगी ना। अम्मा मैं मानता हूँ, वो माने ना माने उनके ऊपर है। भोजपुरी में आपकी नजर में आ, अभी सबसे बेस्ट एक्टर कौन है? बेस्ट एक्टर मुझे दिनेश लाल यादव जी ही लगते हैं। कभी काम करने का मौका मिला? नहीं, कौन सी उनकी फिल्म आपको जो? रहुआ हिंदुस्तानी हो गया, अभी तो मैं कुछ दिन पहले वो देख रहा था, फिल्म बहुत अच्छा था। और अभिनेत्री भोजपुरी? अब थे आम्रपाली जी, अक्षरा जी भी अच्छी हैं, राघवानी जी, मतलब सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन मुझे खास तौर पे आम्रपाली जी ज्यादा अच्छी लगती अच्छा, अभिनय को लेकर? है। अभिनय अभिनय तो आम्रपाली जी के साथ तो कई फिल्में हैं हमारी, तो उनके साथ तो कई बार काम करने का मौका मिला है, कई महीनों तक। तो हाँ, सब चीज में बहुत अच्छी है। मुंबई में आपने कहा कि जब मैं मुंबई गया तो जाके डांस भी सीखा प्रोफेशनली, कोरियोग्राफी सीखा, फाइट सीखा। कोरियोग्राफी नहीं, डांस। डांस, और ये क्या आपने एक्टिंग का भी कोई प्रोफेशनल कुछ कोच या? एक्टिंग का कहीं सीखा नहीं, लेकिन हाँ, हमारे जो विलेन का काम करते हैं हमारी इंडस्ट्री में, तो वो एंटी हीरोज करके ग्रुप चलाते थे, तो वहां मैं कुछ दिनों तक गया था सीखने के लिए। वो लोग लेक्चर्स होते थे, बस सुनना होता था। अच्छा, आज आपके पास कोई स्क्रिप्ट आती है और कुछ कैरेक्टर उसमें होता है कि इस तरह का कैरेक्टर प्ले करना है, आपका क्या प्रोसेस होता है, आपका क्या मेथड होता है, किस तरीके से उस कैरेक्टर में आप जाएंगे? पढ़ते हैं, मुझे लगता है अच्छा तो कर लेते हैं। नहीं, आपकी तैयारी क्या होती है कैरेक्टर? तैयारी कुछ नहीं भैया, मैं कोई तैयारी वारी नहीं करता हूँ एक्टिंग के लिए। क्या है कि भाई, जितना मेरे ख्याल से जितना सिंपल हो, लोगों को लगे ना कि एक्टिंग है, तो वही एक्टिंग है। मैं सोचता हूँ कि भैया इस जगह पे अगर मैं होता तो कैसे करता, वही जाके कैमरे पे करता हूँ, इसमें कुछ बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग थोड़ी है। अब चलते चलते हमारे कुछ सवाल है, तो फिर एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ हम रखेंगे, जिसको मैं एक सवाल करूंगा, उसके बारे में आपकी जो भी वन लाइनर आंसर आप कीजिएगा। अभी मुझे बताइए कि अब थोड़ा सा राजनीति पे हल्का सा बात कर लेते हैं। बिहार के 3 युवा चेहरे हैं, एक कन्हैया कुमार, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव। तीनों पर आपका क्या विचार है, कैसे देखते हैं आप? कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान। क्या इसमें क्या कुछ पूछिए तो, कि क्या सवाल है आपका? कैसे देखता हूँ मैं? अच्छे से देखता हूँ इन लोगों को, इसमें क्या है? आप तीनों को बेहतर किसको मानते हैं? तीनों में बेहतर? मैं तीनों में बेहतर सबसे, जिसका नाम नहीं लिया आपने, मैं प्रशांत किशोर जी को मानता। उनका नाम लेना चाहिए। नहीं, मैंने एक एज ग्रुप के तीनों क्या तीनों लोग, मैंने युवा चेहरों को रखा। प्रशांत किशोर जी, बाकी सारे लोग भी ठीक हैं भाई। चिराग पासवान जी भी अपना मेहनत कर रहे हैं, तेजस्वी जी भी मेहनत कर रहे हैं, कन्हैया जी भी मेहनत कर रहे हैं। जब सुराज में आने से पहले आपने बीजेपी की पार्टी में भी शामिल होने की आपकी कुछ संभावनाएं थी क्या? लगातार आपके संभावना, आप कहीं नहीं है तो आपके कहीं जाने की तो हर जगह संभावना है, इससे क्या इनकार है? जब आप कहीं नहीं है, आप किसी मॉल में घुसे, तो आप तो किसी भी दुकान में घुस सकते हैं ना। संभावना है तो ये भैया, आप बोलिए कि भैया आप पहले एडिडास वाले में जाने वाले थे क्या, कि अब रिबॉक वाले में आ गए। संभावनाएं तो संभावनाएं होती हैं। आप कोई एक फोन खरीदते हैं या फिर एक पेन भी खरीदते हैं, माइक खरीदते हैं, तो 2-3 जगह देख के खरीदते हैं, भाई कहाँ हमको चीप एंड बेस्ट मिलेगा।
तो हम तो अपने जीवन का बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे थे। मुझे देखना था ना कि किसका कैसा है सोच, कौन कैसे सेवा। मैं तो सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं तो पैसे के लिए राजनीति में नहीं आया हूँ। मैं तो, मुझे मेरा पैशन है इसलिए मैं आया हूँ। तो कहाँ से मैं अच्छे से कर सकता हूँ, कहाँ से लोगों की सेवा, तो जहाँ से मुझे अच्छा लगा वहां पे है। हाँ, क्योंकि आपकी लगातार तस्वीरें सोशल मीडिया वही तो मैं कर रहा हूँ। दिखी जाती थी, तो लोगों को लगा कि बीजेपी से आपने प्रयास किया, बीजेपी से शायद अगर कुछ उस तरीके से नहीं बनी तो आप उसकी बात से चला। क्यों क्यों बीजेपी से टिकट अनाउंस हो गया सबका? नहीं नहीं, पार्टी तो को फिर, ज्वाइन करने की बात। तो मैं अगर मान लीजिए कि आप कोई आप मैं छोड़िए, रितेश पांडे छोड़ दीजिए, एक आम आदमी जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, कोई एफआईआर ना हो, वो कोई पार्टी ज्वाइन करना चाहेगा तो पार्टी ज्वाइन नहीं कराएगी है? एक आम आदमी भी, मेरी बात छोड़ दीजिए, कोई पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कराएगी? ये तो निराधार बातें है, और ये बहुत अजीब सी बात है कि वो पार्टी ज्वाइन नहीं कराया। इसलिए हमें जहाँ पे अच्छा लगा वहां पे है, जहाँ मेरा विचार मिला वहां पे है। प्रशांत जी से इसके पहले भी अभी जब जब सुराज ज्वाइन किए तभी से आप विचारों से प्रभावित थे कि पहले से? मेरी मुलाकात 2022 में ही थी। कौन सी ऐसी चीज थी प्रशांत? बस 2022 में थी, लेकिन हमारे परिवार वाले तो वही समझ रहे हैं ना, जो शुरू में हुआ कि गायकी के समय हमारे परिवार वाले बोले नहीं जाओ, कोटा जाओ, हाँ कोटा जाओ, पीएमटी की तैयारी करो। फिर मैंने किसी तरीके से जिद करके, तो वही परिवार का भी था कि यहाँ थोड़ा देख लो, मिलने में क्या जाता है। लेकिन मैं तो जब 2022 से ही मिला हूँ प्रशांत जी से, तब से मैं उनके वैचारिक रूप से उनके साथ। वैचारिक रूप से के साथ। हाँ। अच्छा, जन सुराज का तो जो विजन है वो तो है कि प्रशांत की सूरत नहीं विजन। आप अगर अपने क्षेत्र की जनता के बीच में जा रहे हैं तो आपके क्या मुद्दे हैं? मेरा विजन, मेरा सारा मुद्दा बिहार के प्रति है, और बिहार में ही मेरा क्षेत्र है। लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस, सुनिए। मेरा क्षेत्र तो बिहार में ही है ना, हमारे क्षेत्र में भी स्कूल की अच्छी समस्या है। सबसे बड़ा समस्या हमारे बिहार में शिक्षा का है। तो वो सिर्फ एक जगह नहीं है, वो करघर में भी है, हमारे क्षेत्र में भी है। तो हम जब बिहार का सुधारेंगे, हम बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। हम बिहार में जिस प्रकार से साक्षरता दर सबसे नीचे है, बिहार सबसे करीब है, तो पूरे बिहार के लिए कार्य करेंगे ना। जैसे आदरणीय प्रशांत जी कहते हैं कि अगर बिहार को एक नाव समझ लिया जाए, और बिहार के लोग उस नाव में बैठे हुए लोग हैं, जब नाव डूबेगी तो सभी लोग डूबेंगे। अगर नाव चलती रहेगी, अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचेगी तो सभी लोग पहुंचेंगे। तो अगर बिहार बदलेगा, बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, तो सारे बिहार की सुधरेगी, क्योंकि पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ है। शिक्षा व्यवस्था, आप अपने ग्राउंड का सर्वे कराए होगा, कुछ आपके पास लोकल इश्यूज आए होंगे, तो आपके विधानसभा क्षेत्र के भी कुछ मुद्दे होंगे ना जो बाकी बिहार से अलग है। अरे बिहार में है तो क्यों बिहार से अलग होंगे भाई? नहीं, लोकल इश्यूज होते हैं ना वहाँ की जनता। हमारे लोकल इश्यूज भी बहुत हैं। जैसे ग्राउंड में जो क्रिकेट का ग्राउंड था, वो तालाब बन गया है अभी, वो एकदम तालाब हो गया, उसमें बत्तख चल रहे थे। एक दिन हम देखे तो, हम जिसमें बचपन में खेले थे, वो क्रिकेट जगजीवन बाबू स्टेडियम है, वो एक तालाब बन गया है। खेलने की एक जगह नहीं है, समझ, पूरे करागार में। समझिए पूरे करागार प्रखंड का सबसे बड़ा फील्ड था वो। आपको अगर लोग चुनकर वहाँ के भेजते हैं तो आप अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या क्या मिलेगा रितेश पांडे से? हम तो सबसे पहले शिक्षा पे कार्य करेंगे, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुधारेंगे। अब हमारे गांव में ही मैं कई गांव घरों को देखता हूँ, तो उसमें ताले बंद हैं। मैं चाहता हूँ लोग आके रहें उसमें। जब मैं छोटा था, छत पे चढ़ता था गर्मी के दिनों में, सब लोग अपने छतों पे मिलते थे। बस ना मिले छत में तो कम से कम अपने घर पे तो रहे। कई घरों में ताले बंद हैं, तो वो स्थिति रोकनी चाहिए। हम शिक्षा व्यवस्था सुधारेंगे, फील्ड को, जो क्रिकेट वाला मैंने, खेल का भी काम होना चाहिए। भाई शारीरिक क्षमता भी होनी चाहिए, और खेल कूद से शारीरिक क्षमता बढ़ती है। और मैं प्रयास करूंगा कि और किसी भी सरकारी कार्यालय में कोई घूस और रिश्वत ना लगे। जनता क्या रिस्पॉन्ड कर रही है जब आप जा रहे हैं लोगों को वो लगता? वो एक भी आदमी ऐसा नहीं बोलता है कि नहीं, बदलाव नहीं चाहिए। हमने देखा आपका रिसेंट दिख रही है कि आप एक महिला को बता रहे थे कि देखिए जो। हाँ, हाँ। नहीं नहीं, यहाँ देखिए, ये कटा है ना, ये तो ये हंसुआ लग के कटा है। अच्छा।
कैसे कटाई आपने? बोले दा सब लोग गए थे, पापा थे, दोनों भैया थे, हम भी लेके काटने लगे। तो पूरा तो मान लीजिए कि आज से 15 साल पहले का होगा, तो समझिए उस समय कितना कटा होगा कि इतना मार कभी भी है। आप मोदी सरकार के कामों को देश कैसे देखिए? अभी तो आप लगातार कई बार पार्लियामेंट भी जाते रहे, कहाँ पे? पूरे देश पर। हाँ, पूरे देश में भले भी मोदी जी की सरकार ने अच्छा काम किया हो, लेकिन बिहार में नहीं किया। हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार में बिल्कुल नहीं किया। बिहार उसी बदहाली में है। देश में अगर देखें तो मोदी जी, मैं तो बिहार की बात करने पटना में बैठा हुआ हूँ। पटना की बात करिए, बिहार की बात करिए। बिहार में पिछले 5 वर्ष कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाया जा रहा है। तो जो विकास हुआ, जो जंगल राज से निकला था, वो नीतीश कुमार जी के वही 5 साल के कार्यकाल में निकला बिहार। जो बदला बिहार, उस समय बदला था बिहार, नो डाउट। लेकिन वो सिर्फ पहला कार्यकाल उनका 5 साल का, जब वो उस स्थिति से बिहार को निकाले कि 7 बजे के बाद लोग घर से नहीं निकलते थे। लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में रहे हैं। उस 5 साल के बाद कभी इधर कभी उधर, उससे सबसे ज्यादा नुकसान बिहार का हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान। क्योंकि बताइए, सरकार बदलते हैं तो अधिकारी भी बदलते हैं। कोई अधिकारी किसी योजना पे 6 महीना कार्य किया, तब तक से सरकार बदल गई, तो अधिकारी भी बदला। तो पहले अधिकारी का 6 महीने का समय और उसमें लगा बजट खत्म। अब तो दूसरा अधिकारी आएगा, नए तरीके से शुरू करेगा। ऐसा कईयों बार हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान इस कुर्सी बचाने के चक्कर में हुआ है बिहार का। कुर्सी बचाने के चक्कर में सबसे ज्यादा बिहार की जनता ने इसका खामियाजा। बिल्कुल। और किसी को क्लियर मैंडेट थोड़ी ना जनता ने दिया है, अब जोड़ तोड़ के बनाते हैं। इस जाति का यही लोग, नेता लोग बांट के रखा है जात पात में। भाई इस जात का ये ठेकेदार है। हम लोग तो, मैं तो कुछ लोगों को नेता भी नहीं मानता हूँ। ये लोग तो ठेकेदार हैं। जैसे जैसे ठेकेदार भाई ठेका लेते हैं कि भाई हाँ इतने लोग हमारे अंदर में है, हम कर लेते हैं। तो वैसे ही नेता लोग हैं भाई, इनके पास इस जात के ये नेता हैं, तो इस जात का इतना समर्थन है, और इनको जोड़ लेते हैं, उनको जोड़ लेते हैं, उनको जोड़ लेते हैं, बस सरकार बना लेंगे। यही तो गणित चलता आ रहा है। और नेता लोग कभी जात के नेता होते नहीं है, वो अपने परिवार के नेता है। जाके देख लीजिए, किसी भी नेता की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, वो अपने जात के लिए कुछ किया हो तो। जो भी ना नेता जातीय होगा, बोले अगर बोलेगा कि मैं इस जाति को रिप्रेजेंट करता हूँ, वो नेता, आप किसी भी नेता को देख लेंगे, वो जनता के लिए नहीं किया है, वो अपनी जाति के लिए नहीं किया है, वो अपने परिवार के लिए किया है, अपने रिश्तेदारों के लिए किया है। बिहार एक जन नेता की छवि के रूप में पप्पू यादव को देखा जाता है। आकर क्या विचार है? पप्पू यादव कैसे हैं? क्या मान? ठीक ठाक है, और वो उतने भी अच्छे नहीं है, ठीक ठाक है। कुछ कुछ बातें वो जैसे बोल देते हैं फ्लो फ्लो में, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। जैसे पूरे देश को हिजड़ा उन्होंने बोल दिया था, तो उस देश में हम भी हैं, हमें भी बोला उन्होंने। उस देश में आप भी है, आपको भी बोला। अब वो भी है, अपने आप को भी बोला। कैसे कैसे, ये ठीक नहीं लगा था मुझे। क्योंकि हमारी टीम जब देख रही थी जो सोशल मीडिया पे आते हैं उनके सपोर्ट में कई साल पहले जब कुछ एम्बुलेंस का, हाँ, जब एम्बुलेंस का किया था तो मैंने देखे, जो अच्छा चीज है मैं उसका सपोर्ट करूंगा, जो गड़बड़ चीज है उसका मैं विरोध करूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगा भाई, क्यों बोलेंगे पूरे देश को? किसी को बोल रहा है तो उसको नाम पकड़ के बोलिए। पूरा देश हवे को बोलते रहे, उसमें तो हम भी हैं, आप भी हैं। एक बहुत भावनात्मक प्रश्न है रितेश से आपसे। पहली बार पिता बनने का एहसास कैसा? अच्छा था। कैसी थी एक दोस्त से बात पहले कहा जी को बोध नहीं यार? और अच्छा था, कुछ विशेष नहीं था, मगर ठीक था। बहुत ज्यादा उसमें क्या है, सब कोई पिता बनता है, मैं बन गया तो कुछ अलग क्या हुआ। नहीं, तभी एक एहसास हुआ होना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहली दफा। अभी तक अभी आप मैं इसमें हुई थे, उसके बाद से आप खुद पिता बन गए, तो एहसास कुछ? कुछ एक्स्ट्रा एहसास एहसास नहीं, सब ठीक था। उस पूरी फिल्मों में आप कई को एक्टर्स हीरोइनों के साथ काम करते हैं, तो जो आपकी धर्म पत्नी जी हैं इसको लेकर इनसिक्योर होते? नहीं नहीं, हमारी पत्नी बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है। इसमें इसको लेकर कोई अब वो काम है हमारा। अच्छा नहीं, जनरली इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हाँ इस तो तरह की वुमेन में जब आप
काम करते तो नहीं पाते है वैसा। हाँ बिल्कुल है, ऐसा ही है। अगर ऐसा नहीं रहता तो मैं शादी ही नहीं करता उनसे। अब हमारे कमरे से आपको आप शादीशुदा है, तो अगर मान लीजिए आपकी शादी करने वाले आप होंगे और आप पत्रकारिता का कार्य कर रहे हैं, और वो भौजाई बोले कि भाई आपके पत्रकारिता से हमको दिक्कत रहेगी, तो आप करेंगे उनसे शादी? तो जिस सिंगिंग के लिए मैंने इतना मेहनत किया, सिंगिंग और एक्टिंग के लिए, अगर कोई लड़की मुझसे ये कहे कि इसी सिंगिंग एक्टिंग से मुझे दिक्कत है, तो मैं क्यों करूंगा ऐसी लड़की से शादी? कपड़े, गाड़ियां, जूते, इनमें से सबसे ज्यादा इसका शौक है। गाड़ी का था, अब नहीं है। गाड़ी में मैंने बहुत पैसे बर्बाद किए, बाप रे बाप। गाड़ी मैंने खरीदी थी, ऑडी Q7 था, BMW X1 था मुंबई में, फॉर्चूनर, XUV, क्रेटा, स्विफ्ट, थार, ये सब गाड़ियां अभी हैं, मगर वो BMW और ऑडी मैंने बेच दी, क्योंकि जब बुद्धि हुआ करेगी। क्योंकि मुंबई में कोविड के बाद काम नहीं रहा, तो वो दोनों गाड़ियां मुंबई में चलने के लिए थी, वो सड़ रही थी रखे रखे। मैंने कहा हटा दो। बहुत नुकसान हुआ, जैसे पैसे भोजपुरी शौक के चक्कर में। सबसे ज्यादा किसके साथ आपका उठना बैठना है, या 2 बजे रात को भी किसी को कॉल लगा दिया, वैसा कौन सा सबसे अच्छा है? मेरा और किसी के साथ ऐसा 2 बजे रात को मैं किसी को जल्दी कॉल लगाता नहीं हूँ। ऐसा हो कोई भी बात आई मन में फिर तो यार इस व्यक्ति से तो कहा जा सकता है। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मैं किसी के साथ 2 बजे रात तक बैठता नहीं हूँ, और किसी के साथ वैसी कोई बॉन्डिंग नहीं है। हाँ, मेरे सारे लोगों से अच्छे संबंध है। अभी इसका बहुत ही सम्मान तरीके से जिक्र करते हैं, बड़े भाई को देख खरा सी या कौन सी। अभी हाल ही में कि रियलिटी शो में गया हुआ, देखा आपने रियलिटी शो? हाँ हाँ, मैं आज से पहले कोई रियलिटी शो नहीं देखा था। उनके लिए मैंने वो ऐप डाउनलोड किया और रोज देख रहा हूँ, एक भी एपिसोड छोड़ नहीं रहा हूँ। जब भी समय मिलता है देखता हूँ। राइज राइज एंड फॉल, यस। आपको लग रहा है कि वो उनके पर्सनालिटी के हिसाब से उनका जैसे किरात हो उस हिसाब से उस शो में उनको जाना चाहिए? मैं नहीं जाना चाहिए, ठीक बिल्कुल जाना चाहिए, वो बहुत सही किए जाके। वहां पे खुद को उनके अपने बारे में बताना पड़ रहा है कि मैं ये लोग वहां पे, जबकि सब लोग मुझे ठीक है भैया, वो देखिए वो सब खिलवे वैसा है, जब तक से उसका TRP ही वही है। और वो बड़े भैया पवन सिंह जी की वजह से कम उसका जितना TRP होगा, आधा से ज्यादा लोग तो इन्हीं की वजह से देख रहे होंगे। हाँ, तो उस उन्हीं की वजह से वो शो चर्चे में आया है। तो क्या दिक्कत है, क्यों नहीं जाएंगे? और भाई जो जैसे है वो अब कर रहे हैं। अभी कुछ फनीएस्ट मोमेंट आपको लगा इतने काम के बावजूद भी आप वो शो रोज देख ले रहे और मैं देख लेता हूँ किसी तरीके से, जब भी समय मिलता है 5-7 मिनट में देख लेता हूँ। आपको किसी मैं कोई बिग बॉस को मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, मैं देखता भी नहीं था। एक भी एपिसोड मैंने पूरा आज तक नहीं देखा होगा बिग बॉस का, एक भी एपिसोड। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ। सिप्पो सिप्पो हाँ, मैं भी नहीं देख रहा था, लेकिन ये 1-2 वीडियोस शॉर्ट शॉर्ट मैंने देखे, और डाउनलोड करे यार, फोन भी है तो आपको कभी यार और मैं भगा भगा देखता हूँ जहाँ पे वो फोन भी आ रहे हैं, जिस जिस सीन में और कोई ज्यादा रहे तो उतना मतलब नहीं रहता, लेकिन और वो लोग अच्छा कर रहे हैं इनको देखता हूँ। उनकी कौन सी इस बात है जो दिमागी पड़ रहा है, कौन सी इस बात है जो आपको अच्छा लगता है कि जो हम्म, बहुत सारी बातें हैं। उनको कुछ जैसे कभी कहीं देख के हंसने लगते हैं हम, कहीं कहीं देख के लगता है कि नहीं नहीं, यहाँ पे उनको ऐसे करना चाहिए था, कुछ ऐसा भी लगता है, फील होता है। जो होता है भाई मैं बता दे रहा हूँ, तो ऐसी सब बात है। आपको किसी रियलिटी शो से कभी आ जाए नहीं, मेरे पास आई टू जाना? अभी तो समय नहीं है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात क्या लगती है? सबसे अच्छी और सबसे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ परिवारवाद नहीं है। सबसे अच्छी बात यही है कि परिवारवाद नहीं है। हाँ, परिवारवाद नहीं है। जो लोग काम करते हैं, आते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि हमारे साथ एक अश्लीलता का टैग जुड़ गया है, जो कि हर चीज में होता है, वो हर जगह होता है, लेकिन हमारे साथ जो लोग भोजपुरी को अश्लील बोलते हैं, वो लोग बहुत सम्मान के साथ और बहुत ताव से उन वेब सीरीज को देखते हैं, जिन वेब सीरीज में माँ बहन की गालियां दी जाती हैं। वो अश्लील उन्हें नहीं लगता है। बार बार भोजपुरी पे क्योंकि भोजपुरी के अच्छे कंटेंट हो, उन लोगों की भी गलती नहीं है, और एक माइंडसेट हो गया है। मुझे बुरा यही लगता है कि भाई एक टैग जुड़ गया है,
हमारे इंडस्ट्री की पहचान हमारे अच्छे गानों से हो, ये मैं चाहता हूँ। बिल्कुल, आपने जो इस तरह के गाने अच्छे काफ़ी दिए थे इंट्रेस्ट को लेकर, मतलब वो परिवार में और सबके साथ सुना भी जा सकता है। लेकिन जिस अश्लीलता की आप बात कर रहे हैं कि ये जो टैग लगा है, इसके पीछे एक और भी तो कारण है रितेश जी की लगातार इस तरह की वीडियो जो वायरल होते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आते हैं कि ये कोई कलाकार हैं और अपने सह कलाकार को वो यहाँ पे टच कर रहे हैं कि क्या लगा हुआ है। पवन सिंह जी का ये भी जो वीडियो आया, जो कि काफ़ी हरियाणा की जो एक्ट्रेस की, तो आपको क्या पता है कि वहां नहीं लगा था? मुझे नहीं पता। हाँ, तो फिर तो हो सकता है लगा भी होगा ना। जब वो जो कलाकार को इतना कंफर्ट तो कराएंगे ना आपने, क्या? आपके साथ तो इस तरह का विवाद कभी कोई जुड़ा हुआ ही है। ओहो, आप भी मंच पे आप रहे तो क्या आपकी कोई महिला को एक्टर से रही है तो आप उसका गाल या किसी तरह की ऐसी चीज को छू देंगे बिना किसी इजाजत के? आप मैं नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। मेरे जैसा सब कोई थोड़ी है, और न मैं किसी की जैसा हूँ। सब लोग एक जैसा नहीं होता है ना, एक पैमाने पे कैसे तोड़ सकते हैं आप? आप जैसे हैं वैसा मैं नहीं हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? यही तो अभिव्यक्ति की आजादी है। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी होगा कि भाई हम अपने से तुलना किसी की क्यों करें, और किसी और से अपनी तुलना क्यों करेंगे? आप किसी को अपने हिसाब से थोड़ी कर सकते हैं। इस तरह की चीजें तो थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए, जिससे कम से अरे भाई, हम आपके गाल को छू रहे हैं, आपको दिक्कतें नहीं है तो उनको क्या दिक्कत होगा? रितेश जी, अगर हिंदी फिल्म में काम करने का मौका मिले तो किस एक्टर या किस एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहेंगे आप, जिनको स्क्रीन पर देखने दे आपको? अब मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। मैंने एक दो जगह, जैसे अभी पॉलिटिक्स में जब नहीं आया था तो मैं सोच रहा था कि करूँगा। एक दो जगह से मुझे काम के लिए वो आया भी था, लेकिन इधर आ गया सिस्टम तो थोड़ा अभी उसको होल्ड पे है। और किसी एक्टर के साथ काम करना ऐसा कुछ कभी सोचा नहीं है। एक्ट्रेस एक है जो हमें अच्छी लगती हैं, कौन है वो? और परिणीति चोपड़ा। अच्छा। तो हो सकता है उनके साथ काम मिले तो ज्यादा अच्छा लगे। नहीं, किसी के साथ भी काम मिले तो कर सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी। कौन सा प्रोजेक्ट था हिंदी फिल्म का जो अभी होल्ड पे है? एक वेब सीरीज था। अच्छा, तो क्या ये नेटफ्लिक्स और नहीं नहीं, अभी वो तो उसके बाद बातचीत भी बंद हो गई थी। हाँ, नेटफ्लिक्स वगैरह पे ही आने वाला। पहले तो प्रोजेक्ट बनता है, फिर प्लेटफॉर्म्स को दिखाया जाता है कि वो कितने पैसे, ये बहुत दूसरी चीज है। तो किस पे आएगी ये कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ, अच्छा स्टोरी था, अच्छे मेकर्स से। अच्छा 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 अच्छा। आपने तो एक और भी वेब सीरीज आई थी किसी चौपाल। हाँ, लंका में डंका। इसी बहाने आप लोग देख भी लेंगे, जाके देख। आप भी देखिए। मौके पे चौका। आज के समय में अगर कोई नया लड़का या लड़की भोजपुरी में आना चाहे तो रितेश पांडे क्या सलाह देंगे उसको? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये तो हम तो नए टैलेंट्स को बहुत प्रोत्साहित करते हैं। क्या रास्ता होगा, पाथ क्या होगा उसका, कैसे? पाथ बनाना पड़ता है गुरु। पाथ बना बनाया नहीं मिलता है, वो खुद से बनाना पड़ता है। जिंदगी पूरे जीवन में इस दुनिया में कोई किसी की हेल्प नहीं करता। वो आदमी सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्प जो करता है वही मेरे ख्याल से सही मायने में सक्सेस उसी को मिलती है। हेल्प किसी के हेल्प से मिल जाए तो उसको उसका मोल भी, मोल जो बोलते हैं हम लोग भोजपुरी में, उसकी कीमत नहीं उसकी। तो बात और रास्ता तो खुद से बनाना पड़ता ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रितेश जी, समय हमारे लिए निकालने के लिए। आपसे मिलकर, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। है। थैंक यू। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।